नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी बीते कुछ समय से दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी है, वहीं ईरान ने सीधी बातचीत को खारिज कर दिया है। दरअसल ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसको लेकर अमेरिका को आपत्ति है। इसी कारण दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में हुई हिंसा को लेकर भाजपा और लेफ्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बहुमत का कर्तव्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है और अल्पसंख्यकों का कर्तव्य बहुसंख्यकों के साथ मिलकर रहना है। हम किसी को दंगा नहीं करने देंगे, हमारी आवाज़ है दंगे रोकना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब विवाद के बीच अब साफ किया है कि मुगल शासक के कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। ये बयान एक ऐसे समय के बाद आई है जब नागपुर में हिंसा भड़का। इससे पहले फडणवीस भी कब्र हटाने का जिक्र कर चुके हैं। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुँचा करें और आप वीडियो को रोजाना देखा कीजिए। बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी घटना सामने आई है जो बिहार पुलिस के ऊपर से भरोसा को खत्म कर देती है, जिसका काम अपने क्षेत्र की लड़कियों से हो रहे अन्याय और क्षेत्र में हो रहे अपराध पर काबू पाने का है। अगर वो ही गलत कामों को अंजाम दे तो इसे क्या समझा जा सकता है। मदद के नाम पर पुलिस द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य बिहार पुलिस को शर्मिंदा करने वाली है। अगर आपसे कोई मदद के नाम पर निजी शोषण करे तो आप इसे क्या समझेंगे। दरअसल इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। बेगूसराय में नवकोठी थाने के एडिशनल एसएचओ यानी अपर थाना अध्यक्ष अरविंद शुक्ला पर नाबालिग लड़की जो 17 साल की है उससे अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगा है। जब यह बात गांव वालों को पता चली और भीड़ जुटी तो अरविंद शुक्ला को हिरासत में ले लिया गया। बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए बखरी डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में नावकोठी थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित से पूछताछ की गई, जिसके लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी एसआई अरविंद शुक्ला से पूछताछ की जा रही है। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। पीड़िता का कहना है कि मारपीट के केस में मदद के नाम पर एडिशनल एसएचओ अरविंद शुक्ला ने उसे रविवार रात अपने किराए वाले घर पर बुलाया, फिर अश्लील हरकत करने लगे, जबरन अननेचुरल सेक्स भी किया। पीड़िता बताती है कि किसी तरह अरविंद शुक्ला के चंगुल से निकलने के बाद इसकी सूचना फोन करके अपने परिवार वालों और गांव वालों को दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जब इसकी सूचना मिली तो बखरी के डीएसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी पुलिस पदाधिकारी को हिरासत में ले लिया। दरअसल नावकोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 दिन पहले विवाद में मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अरविंद शुक्ला ने नाबालिग से पिता को छुड़ाने के मामले में मदद करने की बात कही थी, लेकिन अरविंद शुक्ला ने मदद के नाम पर इस घिनौना कृत्य को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की का कहना है कि मारपीट के मामले में मेरे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार रात को जेल भेज दिया था। इसी मामले में थाना अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने फोन कर मुझे मदद का भरोसा दिया और फिर रविवार रात मुझे अपने किराए वाले मकान पर बुलाया। रविवार शाम के करीब 7:30 बजे अरविंद शुक्ला ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, कहा कि तुम्हारे पिता का केस हल्का कर देंगे, केस कम कर देंगे, जिससे जमानत हो जाएगी, जिससे उनके ऊपर दबाव बनाया गया। वहाँ वो मेरे ऊपर अननेचुरल सेक्स का दबाव बनाया और मेरे साथ गलत काम किया। करीब रात के 9 बजे उसने अपने परिवार वालों और गांव वालों को सूचना दी कि मेरे साथ गलत काम किया गया है। पीड़ित को पुलिस ने फिलहाल अपने साथ रखा है और पूछताछ की जा रही है। इस तरह की घटना जब आपके सामने आती है तो आप क्या सोचते हैं? आपका बिहार की पुलिस के ऊपर कितना भरोसा बचता है? बिहार पुलिस द्वारा जब इस तरह की गंदी हरकत सामने आएगी तो आप कितना भरोसा कीजिएगा? पीड़ित ने बताया है कि अरविंद शुक्ला ने पैसे भी लिए हैं। अगर पैसे लिए हैं तो इसकी अलग से जांच होनी चाहिए और पुलिस से अलग जांच होनी चाहिए, ताकि इस मामले में पुलिस के हस्तक्षेप की प्रक्रिया कम हो पाए। मदद के नाम पर इस तरह का शोषण गंभीर अपराध से कम नहीं है। जिसका काम शोषण को रोकना है, अगर वही शोषण करेंगे तो उसे गंभीर या जघन्य अपराध से कम नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसकी जांच
पुलिस से अलग की जानी चाहिए ताकि अरविंद शुक्ला जांच में किसी तरह का अपना प्रभाव ना रख पाए, क्योंकि वो भी एक पुलिस का अपर अधिकारी है, वो भी अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है और जांच में इधर उधर कर सकता है। अगर इस पर अपराध सिद्ध होता है तो इस जुर्म के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि बिहार पुलिस के द्वारा इस तरह की गंदी हरकत आगे से ना दोहराए। और यहाँ बिहार सरकार से भी निवेदन है कि आप अपना भ्रष्ट सिस्टम ठीक कीजिए जो घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बिहार पुलिस स्टेशन अपने आप में घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां पर जाते ही घूस 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 होने लगती है। अगर इस तरह की घूसखोरी के अड्डा बिहार में हर जगह खुले हुए हैं तो बिहार की व्यवस्था का नैतिक पतन तो होना ही है। बिहार पुलिस की कुछ नैतिक आचरण होता है, उसे भी सिखाइए। अक्सर पुलिस वाले जाहिलाना हरकत पर उतर आते हैं और इन्हीं हरकतों के बाद ये सब काम करते हैं, तो आप उसे आचरण भी सिखाइए और उन्हें प्रशासन ठीक से कैसे काम करेगी इसका अनुशासन भी दीजिए। और सरकार से निवेदन है कि आप इस पर सही से जांच करवाइए ताकि यह बात स्पष्ट तरीके से सामने आ पाए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो सकते हैं। शिवसेना उद्धवगढ़ के सांसद संजय राउत ने यह दावा किया था, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तलाशने की जरूरत ही नहीं है, वह हमारे नेता है और बने रहेंगे। संजय राउत ने कहा था कि इस साल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की आयु 75 वर्ष हो जाएगी, इसके बाद वह पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाजपा में यह अलिखित नियम है। इनके अलावा ऐसे कई मंत्री पद छोड़ सकते हैं जिनकी उम्र 75 साल से अधिक होने वाली है। इस पर भाजपा ने जवाब दिया और कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। अब भी कैबिनेट में 80 साल के नेता जीतन राम मांझी शामिल है, वह सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्री है। इसके अलावा कई नेता 75 के करीब हैं। फडणवीस ने कहा कि हम 2029 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बनता देखेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी संस्कृति में पिता जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करना सही नहीं माना जाता है। अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर पहुंचे थे। इस दौरान वह आरएसएस मुख्यालय गए और वहां पर माधव नेत्रालय के एक परिसर का शिलान्यास किया था। इसी को लेकर संजय राउत ने कहा था कि वह अपने उत्तराधिकारी की योजना बनाने के लिए नागपुर पहुंचे थे। संजय राउत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अब महाराष्ट्र का कोई नेता होगा। इसी संबंध में वह बात करने के लिए आरएसएस पहुंचे थे और उनका विकल्प भी संघ ही तय करेगा। संजय राउत के इस बयान के बाद कयास जोर न पकड़े, ये बात और जोर न पकड़े, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर इस तरह की बातों पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे नेता है और बने रहेंगे, वह 2029 में भी चुनकर आएंगे और पीएम बनेंगे। बता दें कि पीएम के तौर पर अपने 11 सालों के कार्यकाल के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे थे। तभी से इस बात की दावा की जा रही थी कि अब नरेंद्र मोदी अपने विकल्प के तौर पर, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नए आदमी को तलाशने के लिए आरएसएस के संघ में हिस्सा लिए हैं, वहां पर जाकर बैठक की है और अब इस पर बात होगी और इसका जो तय किया जाएगा वो भी आरएसएस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब इस पर विराम लगाते हुए अब नई बात सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को साल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद 75 साल वाली नियम बताकर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन अब उस साइडलाइन के बाद ये नियम पर सवाल उठते हैं कि क्या अब नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा या अब इस पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो स्पष्ट किया है कि ये जो नियम है ये लागू नहीं होगा, हमारे जो नेता हैं वो हमेशा बने रहेंगे जब तक कि वो जिंदा हैं। इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब के कब्र विवाद को लेकर भी जवाब दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औरंगजेब वाली बात और उस पर बहस तेज है। सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब के शासन की तारीफ की थी, तब से ही इस मामले पर विवाद तेज है। कुछ नेताओं की मांग तो यहाँ तक थी कि औरंगजेब के मकबरे को ढहा देना चाहिए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अब साफ किया है कि वह एएसआई के तहत संरक्षित है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम इसे संरक्षित रखेंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस, उनके कई मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा भी कब्र हटाने की मांग की गई थी, लेकिन बढ़ते दबाव के बाद अब इस तरह का बयान दिया गया है। जाहिर तौर पर अब फिर से संरक्षित वाली बात कही गई है। हालांकि अब
हिंदू संगठनों द्वारा किसी तरह का विरोध नहीं दिया गया है। नहीं जताया जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे कहा, क्योंकि सारी राजनीति की कुंजी भाजपा के पास ही है। तो अब भाजपा कह रही है कि हम नहीं छेड़छाड़ करने देंगे, तो अब हिंदू संगठन जो बताते हैं अपने आप को हिंदू संगठन है, वो भी चुप बैठेंगे, क्योंकि विपक्ष औरंगजेब को कब्र को लेकर हो रहे विवाद को बीजेपी की राजनीति से जोड़ रहा था, तभी से हमले हो रहे थे और अब इस पर इस तरह के बयान भी सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि बहस समाप्त होती है या नहीं, या फिर और कोई बात रहती है। फिलहाल आज की दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।